हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम वीक 21 में अभी तक जितने भी सारे मैचेस हुए हैं उन सारे मैचेस को लेकर थोड़ा बहुत बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हर मैच को कवर करेंगे और उसी के साथ बात करेंगे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी ये मैच को लेके। तो देखिए ये मैच में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैच के कुछ कुछ फेजेस में मैनचेस्टर सिटी वर द बेटर टीम और उसी तरह कुछ कुछ फेजेस में ब्रेंटफोर्ड वर द बेटर टीम। और स्पेशली अगर सेकंड हाफ की बात करें तो ब्रेंटफोर्ड वर द बेटर टीम और पहली हाफ में दोनों ही तरफ से हम लोग को इवन सा एक फुटबॉल देखने को मिला था। और जहां पे गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी कोई क्वालिटी हम लोग को पहले हाफ में नहीं देखने को मिल रहा था और दूसरी तरफ पहले हाफ में ब्रेंटफोर्ड से भी एज सच कुछ बिग चांसेस क्रिएट करते हुए हम लोगों को नहीं देखने को मिला। और उसके बाद सेकंड हाफ में जब मैच शुरू होता है तो सेकंड हाफ में ब्रेंटफोर्ड के पास बॉल पोजीशन एक टाइम तक रहता है, लेकिन उसके बाद मैनचेस्टर सिटी काउंटर पे बैक टू बैक 2 गोल स्कोर कर देते हैं। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड हाफ में जब थोड़ा बहुत क्वालिटी हम लोगों को देखने को मिला गोइंग अप फ्रंट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, तो मैनचेस्टर सिटी कैन रियली स्कोर गोल्स। लेकिन ये तो गोल पे ब्रेंटफोर्ड भी थोड़ा वल्नरेबल लग रहे थे डिफेंसिवली और उसी के साथ केविन डी ब्रुयना सामने क्वालिटी पासेस डिलीवर कर रहे थे। और फिल फोडेन बहुत दिन के बाद फिल फोडेन स्कोर्ड अ ब्रेस अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। और अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो ब्रेंटफोर्ड के साथ फिल फोडेन लगातार हर फिक्सचर में कंसेक्यूटिव सेकंड फिक्सचर्स में अभी तक स्कोर कर चुके हैं। तो पर्सनली फिल फोडेन के लिए ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है बहुत डाउन था और इस सीजन में फिल फोडेन से वो फुटबॉल हम लोग को देखने को नहीं मिला है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए ये मैच के बाद फिल फोडेन का कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी के जितने भी सारे डिफेंसिव इश्यूज हैं वो फिर से इस मैच में हम लोग को दिख गए, क्योंकि ये मैच में मैनचेस्टर सिटी जब सेकंड हाफ में 2-0 अप हो गए थे उसके बाद हम लोग को लग नहीं रहा था कि मैनचेस्टर सिटी ये मैच में फिर से पॉइंट ड्रॉप करेंगे। और मैनचेस्टर सिटी के लिए ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ टॉप 4 या टाइटल रेस, आप जो भी कह लो। लेकिन ये मैच में फिर से वो डिफेंसिव गलतियां मैनचेस्टर सिटी कर गए और ब्रेंटफोर्ड यू हैव टू गिव देम अ ह्यूज क्रेडिट, क्योंकि सेकंड हाफ में आप 2-0 डाउन थे डिस्पाइट हैविंग सम डिसेंट चांसेस। तो इसीलिए यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि मैच के एंड में जाके ब्रेंटफोर्ड 2 गोल मार के ये मैच से 1 पॉइंट निकाल लिए और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी फिर से ये मैच में पॉइंट ड्रॉप कर चुके। लेकिन ट्रांसफर मार्केट में जैसे सब लोगों को मालूम है मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी प्लेयर साइन करने लगे हैं। 2 डिफेंडर्स के डील ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके हैं और उसी के साथ ओमर मरमूश वाला जो डील चल रहा था वो भी बहुत जल्दी हम लोग को कंक्लूड होते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये सारे नए रीइंफोर्समेंट्स के बाद क्या मैनचेस्टर सिटी का जो फुटबॉल है वो क्या चेंज होता है गोइंग फॉरवर्ड की नहीं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड वाला मैच को लेके। तो देखिए ये एक ऐसा मैच था जहां पे वो सारा चीज हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम चेल्सी जो पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप एफए कप वाला विक्ट्री हटा दो तो चेल्सी के हर एक होम मैच में स्पेशली हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि पहले हाफ में चेल्सी वर प्लेइंग बेटर फुटबॉल और उसके साथ बहुत सारे चांसेस भी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन निकोलस जैक्सन गोइंग फॉरवर्ड वो चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहे या फिर दूसरे प्लेयर्स वो चांसेस पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। और उसी के साथ सेकंड हाफ में ओपोनेंट्स आके चेल्सी को पनिश कर रहे हैं और ये अभी आप कह सकते हो कि एक पैटर्न सा बन गया है रिगार्डिंग चेल्सीज लास्ट 4 और 5 मैचेस इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पे चेल्सी पहले हाफ में अच्छा खेलते हैं। ये मैच में भी चेल्सी का बहुत अच्छा शुरुआत था, शुरू में ही निकोलस जैक्सन ने ही एक चांस क्रिएट किए थे अपने दम पे और उसी के साथ पाल्मर का एक ब्रिलियंट फिनिश। लेकिन फिर भी पहले हाफ में उसके बाद जितने भी सारे मौके चेल्सी को मिला था वो चांसेस चेल्सी बड़ी नहीं कर पाए और सेकंड हाफ में जाके बॉर्नमाउथ को एक पेनल्टी मिल जाता है, पेनल्टी से बॉर्नमाउथ पहला वाला गोल मार देता है। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर बॉर्नमाउथ अचानक से अपना दूसरा वाला गोल भी स्कोर कर देता है, जहां पे चेल्सी की मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वे बॉल वॉचिंग। और उसी के साथ सैंचेज को भी आपको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करना होगा कि अगर आप लोग टॉप 4 के कंटेंशन में हो और आप लोग अगले साल चैंपियंस लीग खेलना चाहते हो तो चैंपियंस लीग में यू हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ शॉट्स ऑल द टाइम, जहां पे नियर पोस्ट पे आपको हर एक बॉल सेव करना पड़ता है। तो नियर पोस्ट से अगर आप कंसीड करते हो तो आपको वो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही। तो यहां पे चेल्सी की मेंटालिटी या फिर चेल्सी की एक्सपीरियंस आप जो भी कह लो उसको आपको ब्लेम करना होगा और उसी के साथ एंजो मरेस्का को भी ये चीज आइडेंटिफाई करके इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था कि एक पैटर्न सा बन गया कि हर एक मैच में वही सिमिलर स्टोरीज अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि ट्रांसफर मार्केट में चेल्सी क्या रीइंफोर्समेंट्स कर पाते हैं। जैसे कि
मैथिस टेल फ्रॉम बायर्न म्यूनिख ये मूव क्या हो पाता है, लेकिन मैथिस टेल भी अगर आता है चेल्सी में तो वो आपका जो सिचुएशन है चेल्सी में वो एब्रप्टली चेंज नहीं कर देगा, क्योंकि वो भी एक यंगस्टर है। तो इसीलिए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। तो इसीलिए मेरे ख्याल से चेल्सी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की सख्त जरूरत है और वो बैलेंस चाहिए टीम में, जिसके खातिर आप मैचेस जब फंस जाते हैं तो वहां से मैचेस निकल पाओ। चेल्सी के साथ पहला वाला मैच वो लोग हारे थे, लेकिन ये वाला मैच वो लोग ड्रॉ कर चुके हैं और उसी के साथ आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी सारे टीम्स को वो लोग हराए हैं। तो इसीलिए यू हैव टू गिव देम अ ह्यूज क्रेडिट कि बॉर्नमाउथ जैसे ये मैच में खेल रहे थे वो मैच जीतना डिजर्व करते हैं। लेकिन चेल्सी आउट ऑफ नोवेयर, रीस जेम्स स्पेशली एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके स्टॉपेज टाइम में एक फ्री किक स्कोर करके ये मैच में 2-2 कर देता है। तो इट वाज अ वेरी गुड फ्री किक और वो चीज रीस जेम्स के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाली बात होगी, क्योंकि रीस जेम्स बहुत दिन से गोल स्कोर नहीं कर रहे थे। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड चेल्सी टॉप 4 के रेस में रहते हैं कि नहीं, क्योंकि चीजें अगर ऐसे ही चलता रहा अगले लेस से कि 3-4 गेम वीक तक, तो चेल्सी माइट फाइंड देमसेल्व्स वे बिलो टॉप 4। तो देखते हैं आगे जाते हुए चेल्सी ये सारे इश्यूज को कैसे एड्रेस करते हैं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं वेस्ट हैम एंड फुलहम। तो देखिए ये एक ह्यूज मैच था फॉर ग्राहम पॉटर का फर्स्ट मैच इन वेस्ट हैम, और उसी के साथ फुलहम इज नॉट एन इजी टीम टू बीट। लेकिन ग्राहम पॉटर एंड वेस्ट हैम को आपको वो क्रेडिट देना होगा कि वो लोग फुलहम के साथ ये मैच से 3 पॉइंट निकालने में कामयाब रहे, और एक टाइम तक तो लग ही रहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिलेगा वेस्ट हैम को, क्योंकि वो लोग 3-0 लीड कर रहे थे। लेकिन फुलहम केम बैक इनटू द मैच, लेकिन एंड में आप कह सकते हो कि इट वाज टू लेट फॉर देम टू सैल्वेज इवन अ पॉइंट फ्रॉम दिस मैच। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो वेस्ट हैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स उनको मिला है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये देखने वाली बात होगी कि ग्राहम पॉटर क्या सच में ये चीज को कंटिन्यू कर पाते हैं या फिर सिर्फ ये एक नया मैनेजर बाउंस है। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल जो मैच था उसको लेके। तो देखिए ये मैच शुरू होने से पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ जब लिवरपूल पहले बार खेल चुके थे एट एनफील्ड, वो मैच लिवरपूल हार गए थे अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो ये मैच शुरू होने से पहले लिवरपूल के ऊपर एंड लिवरपूल के फैंस थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर तो थे, और जिस मैनर से ये मैच शुरू हुआ था कि मैच शुरू होते ही नॉटिंघम फॉरेस्ट स्कोर्ड एंड क्रिस वुड का वो फिनिश, मतलब इट वाज ब्रिलियंट। और उसके बाद तो लिवरपूल के फैंस और भी ज्यादा अंडर प्रेशर आ गए थे, और ये मैच में एक पॉइंट तक वही लग रहा था कि लिवरपूल गोइंग अप फ्रंट जो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शायद कोई आउटकम ना मिले, क्योंकि ये मैच में बहुत दिन के बाद लिवरपूल बहुत रश कर रहे थे एट टाइम्स। और उसी के साथ लिवरपूल में ये सीजन में जो चीज हम लोगों को देखने को मिला है अंडर आर्ने स्लॉट, दे रिमेन काम इवन इफ द सिचुएशंस आर अगेंस्ट देम, दे रिमेन काम। लेकिन ये मैच में लिवरपूल थोड़ा बहुत पैनिक मोड में थे और इसलिए थोड़ा बहुत हड़बड़ी कर रहे थे, और उसी के चक्कर में लिवरपूल बहुत सारे चांसेस मिस कर रहे थे। तो पहली हाफ की अगर बात करूं तो नॉटिंघम फॉरेस्ट वर द बेटर टीम, क्योंकि लिवरपूल गोइंग अप फ्रंट ऐसा क्रिएट नहीं कर पा रहे थे क्वालिटी चांसेस, मतलब आगे तो वो लोग जा रहे थे और बॉल पोजीशन भी लिवरपूल के पास था। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट का प्लान यही था कि लिवरपूल के पास बॉल रहे, हम लोग सिर्फ डिफेंड करेंगे और उसके साथ अपना शेप मेंटेन करेंगे और उसके साथ काउंटर अटैक के लिए वेट करेंगे। तो ये ही प्लान था और ये सबको मालूम था, और वो प्लान पहले हाफ में नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए थे। और उसी के साथ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक कि आप 2 मैच खेल रहे हो सीजन में लिवरपूल के साथ और दोनों मैच मिला के आपको 4 पॉइंट मिला है, तो इट इज नॉट अ जोक, राइट। तो वही चीज आपको वो क्रेडिट देना होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट को कि सेकंड हाफ में जाते हुए, सेकंड हाफ में ऑब्वियसली लिवरपूल वर द बेटर टीम, क्योंकि सेकंड हाफ में आगे जाते हुए लिवरपूल वो क्वालिटी दिखा रहे थे। और उसी के साथ मोहम्मद साला, कोडी गाकपो, लुइस डियाज, दे डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, लेकिन इवन इफ दे आर नॉट गुड दे कैन स्टिल प्रोड्यूस सम चांसेस। और वही चीज मोहम्मद साला से हम लोग को देखने को मिला कि मोहम्मद साला कंटिन्यूअसली गोल पे शॉट ले रहे थे और बहुत सारे सेव्स भी नॉटिंघम फॉरेस्ट से हम लोग को देखने को मिला, स्पेशली नॉटिंघम फॉरेस्ट के गोलकीपर सिल्स, ही वाज ब्रिलियंट इन द एंटायर मैच। और उसी के साथ आइना, मुरिलो, ये सारे डिफेंडर्स भी अपना जी जान कोशिश कर रहे थे नॉट टू कंसीड, क्योंकि लिवरपूल जब ये मैच में जब चेंजेस करते हैं आफ्टर 60 मिनट, जब डियोगो जोटा आते हैं, कर्टिस जोन्स आते हैं, तो वो लोग आने के बाद लिवरपूल अचानक से बदल जाते हैं और राइट अवे, मतलब 20 सेकंड भी नहीं हुआ था, जोटा केम ऑन, लेकिन वहां पे एक साइड पीस से जोटा स्कोर कर देते हैं और लिवरपूल को वो इक्विलाइजर मिल जाता है। और उसी के बाद लिवरपूल केम इनटू द गेम और लिवरपूल एक के बाद एक अटैक कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नॉटिंघम फॉरेस्ट वो गोल को छोड़ के एज सच कुछ चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, 2-3 जगह पे नॉटिंघम फॉरेस्ट को काउंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन वहां पे आई हैव टू से कि वर्जिल वैन डाइक एंड दूसरे डिफेंडर्स लिवरपूल के, दे डील विथ इट एंड दे नेगोशिएटेड विथ इट
प्रॉपरली। ओवरऑल अगर बात करूं तो लिवरपूल वर द बेटर टीम स्लाइटली, लेकिन दे विल ब्लेम देमसेल्व्स क्योंकि वो लोग ज्यादा रश कर रहे थे, ज्यादा हड़बड़ी कर रहे थे और उसी के चक्कर पे वो लोग फिनिश नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ नॉटिंघम फॉरेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे थे। तो जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट इंटायर मैच में डिफेंड कर रहे थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉटिंघम फॉरेस्ट कंसीडर्ड अ गोल वेरी इजीली। नॉटिंघम फॉरेस्ट डिजर्व 1 पॉइंट फ्रॉम दिस मैच क्योंकि वो लोग टो टू टो जा रहे थे लिवरपूल के साथ। और दूसरी तरफ गेम वीक 21 के पहले दिन में जितने भी सारे मैचेस थे, उनमें से वेस्ट हैम वाला मैच को छोड़ के हर एक मैच ड्रॉ हुआ है। तो इन अ वे मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, लिवरपूल सारे टीम्स पॉइंट्स ड्रॉप कर चुके थे। तो ये सारे मैचेस ड्रॉ होने के बाद प्रेशर जो है वो डायरेक्टली आ जाता है आपका आर्सेनल के ऊपर कि आर्सेनल क्या नॉर्थ लंदन डार्बी जीत सकते हैं एंड लिवरपूल के साथ जो पॉइंट गैप है उसको थोड़ा बहुत क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि ऑन द अदर हैंड अगर न्यूकासल अपना मैच जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली वो चेल्सी से आगे चले जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर आर्सेनल अपना मैच नहीं जीतता है तो नॉटिंघम फॉरेस्ट आर्सेनल से आगे चले जाएंगे। तो इसीलिए आर्सेनल के ऊपर प्रेशर तो था। और दूसरी तरफ नॉटिंघम फॉरेस्ट का ये मैच ड्रॉ करने के बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट अपना जो विनिंग स्ट्रीक है वो एट लास्ट एंड हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग ये मैच हारे नहीं। अभी भी नॉटिंघम फॉरेस्ट कैन रियली गो फार्दर अहेड। और उसी के साथ अभी हम लोग को ये डिस्कशन शुरू कर देना होगा कि आर नॉटिंघम फॉरेस्ट गोइंग टू फिनिश इन द टॉप 4 दिस सीजन और नॉट। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट। और दूसरी तरफ लिवरपूल रिसेंट टाइम्स में जितने भी सारे मैचेस ड्रॉ कर चुके हैं, तो वो ड्रॉ करने के बाद लिवरपूल के ऊपर थोड़ा बहुत तो प्रेशर होगा। तो लिवरपूल को भी विनिंग वेज में वापस आना होगा, क्योंकि लिवरपूल अगर ऐसे ही ड्रॉ करते रहे तो दूसरे टीम्स के साथ जितने भी पॉइंट गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जितना पॉइंट्स गैप कम होता जाएगा उतना ही लिवरपूल के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कल जितने भी सारे मैचेस थे उसको लेकर। पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ लंदन डार्बी को लेकर। तो देखिए ये मैच आर्सेनल की होम मैच था और हम लोग को लग रहा था कि ये मैच से शायद स्पर्स कुछ पॉइंट्स निकाल ले, क्योंकि आर्सेनल का रीसेंट फॉर्म्स जो अगर आप देखें तो वो उतना अच्छा नहीं था। और दूसरी तरफ मिकेल आर्टेटा एंड हिज टीम वर अंडर प्रेशर बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच। लेकिन ये मैच में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल डिजर्व दिस विक्ट्री, लेकिन एज सच कुछ क्वालिटी आर्सेनल से हम लोग को देखने को नहीं मिला गोइंग अप फ्रंट, क्योंकि अप फ्रंट काई हावर्ट्स एंड रहीम स्टर्लिंग खेल रहे थे। तो ये तो आर्सेनल के लिए बहुत अच्छा हुआ कि कल ट्रॉसार्ड ने वो गोल प्रोड्यूस कर दिया जहां पे गोलकीपर को थोड़ा बेटर करना चाहिए था, लेकिन ट्रॉसार्ड ने वो लीड देके आर्सेनल को ये मैच में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि आर्सेनल वर रियली स्ट्रगलिंग इन फ्रंट ऑफ द गोल। वो लोग गोल फिनिश ही नहीं कर पा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा चांसेस काई हैवर्ट्स एंड रहीम स्टर्लिंग को मिल रहा था। और 2-3 बार तो मैच में ऐसा भी हुआ कि टॉटनहम के प्लेयर्स इतना घटिया थे, डिफेंडर्स एंड गोलकीपर, कि वो लोग गलतियां कर रहे थे और ओपन चांसेस भी मिल रहा था आर्सेनल को, लेकिन येट दे फेल टू स्कोर ईच एंड एवरी टाइम। वो बात अलग है पहले 20 मिनट तक टॉटनहम को बॉल मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी टॉटनहम एक काउंटर अटैक पे गोल स्कोर कर देते हैं। हालांकि वहां पे कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था फ्रॉम ह्यूमिन सॉन्ग, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होके गोल हो जाता है और आर्सेनल के ऊपर राइट अवे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि इंटर मैच में टॉटनहम कुछ किया ही नहीं था। टॉटनहम सिर्फ गलतियां कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे, और आर्सेनल के पास इंटर मैच में बॉल था इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ के एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आर्सेनल वर ट्रेलिंग 1-0। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है ये मैच में कि एक जगह पे आर्सेनल को कॉर्नर मिला जहां से गैब्रियल ने हेडर मारा और उसके बाद सोलंकी की ओन गोल हो गया और आर्सेनल ये मैच में वापसी कर चुके थे 1-1 करके। लेकिन वो वाला जो कॉर्नर था वो कॉर्नर एक्चुअली में नहीं था, तो इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी तो हुआ ही है। उसके कुछ देर बाद ही बिफोर द हाफ टाइम ट्रॉसार्ड गोल स्कोर करके आर्सेनल को लीड दे देता है ये मैच में। लेकिन इन वे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल के पास बॉल था, टॉटनहम डिफेंड कर रहे थे, 2-3 पासेस भी कंसेक्यूटिव पासेस टॉटनहम खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन आफ्टर 65 मिनट आप कह सकते हो कि टॉटनहम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे, 2-3 क्रॉसेस भी डाले, एकदम एंड में जाके पोड़ो का एक अच्छा शॉट भी था जो कि पोस्ट पे हिट हुआ। लेकिन डेविड राया वाज इक्वली गुड, और ये मैच में जो 3 पॉइंट मिला है उसके लिए आपको मेरे ख्याल से डेविड राया एंड गैब्रियल इन दोनों को आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा, क्योंकि ये दोनों अपना जी जान कोशिश करके डिफेंड कर रहे थे
थ्रू आउट द मैच, और उसी के साथ आर्सेनल को ये मैच में विक्ट्री मिला, क्योंकि गोइंग अप फ्रंट आर्सेनल गोल स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे। अगर एक इजी चांस भी उन लोगों को मिल रहा था फिर भी दे वर स्ट्रगलिंग। तो यही चीज है कि गोइंग फॉरवर्ड दूसरे टीम्स के अगेंस्ट में, जैसे नेक्स्ट गेम है विला के साथ यहां पर ही, तो विला के साथ गोइंग फॉरवर्ड अगर आप वो चांसेस नहीं लेते हो तो विला कैन रियली पनिश यू। दे आर नॉट टॉटनहम, क्योंकि टॉटनहम का, लेट्स बी ऑनेस्ट, इस सीजन बहुत ही खराब जा रहा है, और दूसरी तरफ बहुत सारे इंजरीज भी है, डिफेंडर्स नहीं है टॉटनहम के पास, लेकिन फिर भी जितने भी सारे अटैकर्स हैं वो भी ये मैच में बहुत ही घटिया खेले हैं अगेंस्ट आर्सेनल। और उसी के साथ ये मैच के बाद ये तो हम लोग को पता चल गया कि आर्सेनल दे might have many issues, लेकिन beating Spurs ain't one of them। तो इसीलिए स्पर्स के साथ अगर आप जीत भी जाते हो, आपको ये विनिंग मोमेंटम मेंटेन करना होगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि लिवरपूल के साथ आपका पॉइंट गेम जो है वो थोड़ा कम हुआ है, एंड यू नेवर नो, अगर लिवरपूल आगे जाते हुए पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो आर्सेनल कैन रियली कैपिटलाइज ऑन देम। लेकिन अगर ट्रांसफर मार्केट में कोई अटैकर के पीछे आर्सेनल नहीं जाता तो क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में ट्रॉसर्ड, काई हावर्ट्ज, मार्टिनेल्ली, स्टर्लिंग, ये लोग कैसे गोल्स प्रोड्यूस करेंगे वो सोचने वाली बात होगा, क्योंकि मार्टिन ओडेगार्ड, डेक्लन राइस, ये सारे प्लेयर्स भी फिनिश नहीं कर पा रहे चांसेस। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि विला के साथ जो मैच है, होम मैच है आर्सेनल का, वो मैच में क्या आर्सेनल जीत पाते हैं या फिर वो मैच में फिर से आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करेंगे। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं न्यूकैसल वर्सेस वुल्व्स। तो देखिए ये एक कंप्रीहेंसिव विक्ट्री था फ्रॉम न्यूकैसल। इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, और उसी के साथ एक वन साइडेड परफॉर्मेंस। और ये मैच जीतने के बाद न्यूकैसल 9 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत चुके हैं अक्रॉस ऑल द कंपटीशंस, और उसी के साथ ईसैक 8 कंसेक्यूटिव मैचेस में स्कोर कर चुके हैं। ओनली 3 प्लेयर्स हैव डन दिस बिफोर, रूड वैन निस्टेलरॉय, डैनियल स्टरिज एंड आपका जेमी वार्डी, और वो लिस्ट में अभी ईसैक भी आ चुका है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मैचेस में जो गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड है वो आपका ऑब्वियसली जेमी वार्डी के पास है, एंड दैट इज 11। तो वो रिकॉर्ड अगर ब्रेक हो जाता है इस सीजन में बाय ईसाक तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। मतलब ये सीजन में अगर कोई कंप्लीट स्ट्राइकर है, आउट एंड आउट नंबर 9 है, तो दैट इज डेफिनेटली इसाक। और हर मैचेस में जो वो रन बनाता है, जो उसका वर्क रेट है, और उसके साथ जो फिनिशिंग है, जो प्रिसीशन है, ये सारा वर्ल्ड क्लास है। तो इट इज अ ब्रिलियंट सीजन गोइंग ऑन फॉर इसाक। और उसी के साथ न्यूकैसल को भी आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा, क्योंकि वो लोग टॉप 4 के मिक्स में तो आ ही चुके हैं, एंड दे माइट पुश इवन गोइंग एवहव। और उसी के साथ वुल्व्स ये मैच में बहुत ही घटिया खेले, मतलब 2-3 चांसेस वुल्व्स के पास था, और वो सारे चांसेस आपका कुनिया के पास ही था, और कुनिया के ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। उसके लिए ये तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है ही, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये मैच में हम लोग किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुल्व्स ऐसे एक स्ट्रॉन्ग न्यूकैसल के साथ एक सिंगल पॉइंट भी ला सकते हैं। तो ओवरऑल अ वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर न्यूकैसल। उसके बाद चलिए क्रिस्टल पैलेस एंड लेस्टर के बीच जो मैच था उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक डिजर्विंग विक्ट्री फॉर क्रिस्टल पैलेस, और उसी के साथ लगातार 6 कंसेक्यूटिव डिफीट्स फॉर रूड वैन निस्टेलरॉयज टीम लेस्टर। और उसी के साथ एफए कप में अगले राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है अगेंस्ट लेस्टर, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मीटिंग विद रूड वैन निस्टेलरॉयज टीम। लेस्टर के ऊपर एंड रूड वैन निस्टेलरॉय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है ये मैच हारने के बाद भी, क्योंकि आगे जाते हुए फिक्चर्स तो उतना आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस को आपको क्रेडिट देना होगा कि ये सारे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देम। अगर वो लोग रेलीगेट नहीं होना चाहते हैं, वो लोग अगर अगले सीजन में खेलना चाहते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो उनको ये सारे मैचेस जीतना पड़ेगा, और जो कि वो लोग जीत रहे हैं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एस्टन विला वर्सेस एवर्टन। तो देखिए डेविड मॉयस वंस अगेन केम बैक टू एवर्टन, जो कि मेरे हिसाब से सही डिसीजन बिल्कुल ही नहीं है। ये मैच में भी देखने को मिला है कि दे प्लेड ऑफुल, और उसी के साथ एस्टन विला दे वर टू गुड फॉर एवर्टन। एस्टन विला के पास कुछ चांसेस थे, लेकिन एस्टन विला वो चांसेस मिस कर गए, लेकिन फिर भी वाटकिंस ने गोल स्कोर कर दिया और एस्टन विला को वो प्रीशियस 3 पॉइंट्स दे दिए। और उसी के साथ डेविड मॉयस का पहला दिन एट एवर्टन बिल्कुल ही रूइंड हो गया। तो इन द एंड इट वाज अ वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर एस्टन विला। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड एस्टन विला का जो मैच है आर्सेनल के साथ एमिरेट्स में, वो मैच में कैन एस्टन विला रियली कॉज सम प्रॉब्लम्स। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और आज भी 2 मैचेस है, एक मैच मैनचेस्टर
मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन और दूसरा आपका है इप्सविच का मैच। तो वो 2 मैचेस होने के बाद ऑब्वियसली आई विल मेक अ रिएक्शन वीडियो अबाउट दैट। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं ट्रांसफर मार्केट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके जितने भी सारे अपडेट्स हैं। उसमें पहला अपडेट ये है कि अलेहांड्रो गार्नाचो को लेके जो स्पेकुलेशंस चल रहा था कि नेपोली आर रियली इंटरेस्टेड इन हिम, वो सारे चीज अपेरेंटली सच है और ये चीज डेविड ऑर्नस्टीन एंड फैब्रिजियो दोनों ने ही कंफर्म किया है। लेकिन नेपोली जो प्राइस सामने से ऑफर कर रहे हैं वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गार्नाचो को अगर बेचते हैं, अगर वी रियली गिव अप ऑन गार्नाचो, तो हम लोग को 60 to 70 मिलियन पाउंड्स के बीच कुछ पैसा चाहिए होगा फ्रॉम नेपोली। और अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो पहली बात तो ये कि आई डू नॉट वांट टू सेल हिम। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबेन अमोरिम ने खुद कहा है कि गार्नाचो इज रियली शोइंग सम साइंस और गार्नाचो नए सिस्टम में खेलने के लिए अपने आप को उसी तरीके से एडप्ट कर रहे हैं और ट्रेनिंग में भी वो हार्ड वर्क गार्नाचो से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो रूबेन अमोरिम इज रियली वांट टू कीप हिम। और दूसरी बात तो ये कि वी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी आल्सो लव टू कीप हिम, क्योंकि वो अभी भी यंग है। अगर वो अपने फोकस से डिविएट नहीं होता तो ही कैन रियली बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए अगर हम लोग उसको बेचते ही हैं तो 70 मिलियन पाउंड, क्या मैं तो कहता हूं 80 मिलियन पाउंड हम लोग को चाहिए होगा। नेपोली में जाके अगर वो और भी बेहतर प्लेयर साबित हो जाता है तो उस वक्त हम लोग फिर से उसको खरीद नहीं पाएंगे, और अगर खरीद के लाते भी है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो फुटबॉल हम लोग को फिर से उससे देखने को मिलेगा, क्योंकि तब उसका सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इफ वी रियली वांट टू गिव अप ऑन हिम तो मिनिमम 80 मिलियन पाउंड्स तो चाहिए ही होगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि गार्नाचो को हम लोग सच में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। अगर पीएसआर को लेके कुछ इश्यूज हो रहा है ओनली देन आई विल थिंक कि हम लोग गार्नाचो को बेचेंगे। और दूसरी बात, अभी भी ये चीज एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और दूसरी तरफ नेपोली को भी वो आस्किंग प्राइस मैच करना होगा, जिसका चांसेस मेरे ख्याल से बहुत ही लो है। तो इसीलिए अभी भी उतना ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं कि आगे जाते हुए कैसा बिल्डअप होता है अलेहांद्रो गार्नाचो वाला मूव। और उसी के साथ मार्कस रैशफोर्ड को लेके भी अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स यही है कि मार्कस रैशफोर्ड येट टू डिसाइड व्हिच मूव ही वांट्स। बहुत सारे ऑप्शंस तो उसके पास है, लेकिन अभी तक उसने कुछ डिसाइड नहीं किया है। और उसी के साथ रैंडल कोलोमुआनी वाला जो डील के लिए हम लोग जा रहे थे वो भी हम लोग के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि यूवेंटस एग्रीड अ डील विथ हिम और उसी के साथ वो ट्रांसफर भी खत्म हो चुका है। तो इन अ वे आई एम हैप्पी कि रैंडल कोलोमुआनी के लिए हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि वो आगे अपफ्रंट आपका गोल्स गारंटी नहीं करेगा और हम लोग को गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ही एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए जो कि गोल गारंटी कर सके, एंड रैंडल कोलोमुआनी इज नॉट दैट पर्सन। तो इसीलिए उसको लेके ज्यादा बात करने की कोई जगह नहीं है। अभी यही देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड जनवरी ट्रांसफर मार्केट में क्या हम लोग किसी स्ट्राइकर के पीछे जा पाएंगे। नेने डॉर्गेलिस को लेके जो लिंक्स आ रहे थे तो वहां पर भी देखने वाली बात होगी कि हम लोग क्या जनवरी ट्रांसफर मार्केट में उसको ला पाएंगे या फिर समर के लिए उसको अप्रोच करेंगे। तो बहुत सारी चीजें अभी भी होना बाकी है। कैसेमीरो का सेल को लेके भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो अगर हम लोग प्लेयर को नहीं मूव आउट कर पाएंगे तो जनवरी ट्रांसफर मार्केट में प्लेयर्स के पीछे जाना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। जितने भी सारे मैचेस को लेके ये वीडियो में मैंने बात किया और मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक्स पे आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। एंड दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।